हे व्हाट्सअप लेजेंड। तो पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट का आज लास्ट वीडियो होगा। बहुत छोटी सी वीडियो है बिकॉज इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक हैं जिसको अभी हम तुरंत मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ। इससे पहले कि इसमें 2 वीडियोस जा चुकी हैं, पहली वाली भी बहुत शॉर्ट थी। कल इससे पहले जो वीडियो रह गई थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट से इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहते हो जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट है, बकवास इंफॉर्मेशन नहीं, तो इससे पहले वाली वीडियो पे विजिट करिए, जरूर देखिए। और किसी भी प्रकार का कोई इशू आता है तो कमेंट करिए, और अगर और भी इशू आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए, वहां पर जाकर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। विदाउट डिले, विदाउट एनी बकवास, लेट्स डायरेक्टली मूव इनटू द टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है कि इन्वेस्टर सर्विसेज फंड एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। अब ये न्यूज, इसके बारे में न्यूज, अब ये न्यूज एग्जैक्टली इसमें है क्या, इसके बारे में एक बार हम लोग पढ़ के देख लेते हैं कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया केम आउट विद द कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड एंड इन्वेस्टर सर्विसेज फंड मेंटेन्ड बाय द स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपोजिटरीज। मतलब सेबी ने एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन जारी की है किस संबंध में, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के संबंध में और इन्वेस्टर सर्विसेज फंड के संबंध में, जो फंड स्टॉक एक्सचेंज और डिपोजिटरीज अपने साथ मेंटेन करती हैं। मतलब कि जो स्टॉक एक्सचेंज और डिपोजिटरीज होती हैं अपने साथ विभिन्न प्रकार के फंड को मेंटेन करती है। उन्हीं में से 2 फंड कौन सा है, पहला आईपीएफ और दूसरा आईएसएफ। इसके बारे में गाइडलाइंस जारी की है। अब ये न्यूज में है। अब ये बताओ, इस आर्टिकल को अगर आपने पढ़ लिया तो सच बता रहा हूं जितना पीछे पढ़ के आ रहे हो सब भूल जाओगे, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन इतनी वेग दी गई है जो आपके एग्जाम के लिए एकदम रिलेवेंट नहीं है। तो भाई मुद्दा यह आता है कि अब हम इसमें क्या पढ़ें। बस ध्यान रखना, इस आर्टिकल में ये जो 2 फंड दिए हुए हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है, बिकॉज इस तरह के झबाबर फंड और होते हैं। जो इंफॉर्मेशन लेनी है वो सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों के बारे में, एक है स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है और दूसरा क्या है डिपोजिटरीज का स्टेटस क्या है, डिपोजिटरीज एग्जैक्टली होती क्या है। तो सबसे पहले बात हम करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। देखो भाई, अगर आपको किसी भी प्रकार का स्टॉक को खरीदना है, बेचना है, किसी भी प्रकार की डेट सिक्योरिटी को खरीदना है, बेचना है, तो उसके लिए आप कहां जाओगे, स्टॉक मार्केट जाओगे। और स्टॉक मार्केट कहां है, मुंबई में। लेकिन आप मुंबई मत जाओ, आप क्या काम करो, एक प्लेटफॉर्म आपको दे दिया जाएगा जहां पर आप स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर करा के वहां पर सारी चीजें कहीं ना कहीं मेंटेन कर रहे हो। अब स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड अगर आपको करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आप लोगों को एक डीमैट अकाउंट खुलाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट का मतलब क्या है, डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, ये अकाउंट अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये अकाउंट खुलाना पड़ेगा। और ये अकाउंट कहां पे खुलता है, ये कई जगह पे खुल सकता है। जैसे आपने सुना होगा शेर खान, इसी तरीके से ग्रो, इसी तरीके से जेरोधा। ये कुछ प्लेटफॉर्म है जो आपको स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म देते हैं। तो अगर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हम करें तो अगर आप चाहते हो कि स्टॉक को खरीदें, स्टॉक को बेचें, तो आपको इसके लिए स्टॉक मार्केट जाना पड़ेगा। अब स्टॉक मार्केट पर ट्रेड करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं, उस प्लेटफॉर्म की मदद से आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। अब स्टॉक मार्केट जो है वो अलग अलग एक्सचेंजेस के तरीके से काम करती है। अब भारत में कितने तरह के एक्सचेंजेस हैं, अब आपको पता है। सबसे नंबर 1 पे कौन सा होता है, एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दूसरे नंबर पे बीएसई, और इसी तरीके से और भी कई तरीके के स्टॉक एक्सचेंज हैं। बस इससे ज्यादा इसमें इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, बाकी आपको सारी चीजें इसमें पता है। अब जो दूसरा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पर लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, वो है डिपोजिटरीज। अब ये डिपोजिटरीज क्या है इसके बारे में जान लो। जैसे आपका जो बैंक होता है, बैंक क्या काम करता है, आपके फंड को लेता है और फंड को ट्रांसफर करता है। तो जब बैंक आपसे पैसा लेता है, उसको ट्रांसफर करता है, तो यहां पर मेन चीज क्या है, यहां पर मेन चीज है फंड, मतलब कि पैसा। इसी तरीके से सेम डिपोजिटरीज बैंक की तरह ही होती है, बस वहां पर फंड नहीं स्टोर होता, बल्कि वहां पर क्या स्टोर हो रहा होता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड, डिबेंचर, ये सारी चीजें यहां पर स्टोर हो रही थी। जब अब आपने स्टॉक मार्केट में किसी तरह का ट्रेड लिया तो आपके पास जो स्टॉक आया है वो कहां पर सेफ हो रहा है, वो कहां पर है, कहां पर डिपॉजिट करके रखा गया है, तो वो होता है डिपॉजिटरीज में। और भारत में जो डिपॉजिटरीज है वो 2 प्रकार की हैं। भारत में डिपॉजिटरीज 2 प्रकार की, कौन कौन सी, सबसे पहले सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, सीडीएसएल, और दूसरी है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, एनएसडीएल।
बस बेसिक सी बात है, इनके बारे में एक दो इंफॉर्मेशन और ले लेते हैं, फिर ये चैप्टर जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इसमें इससे ज्यादा जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले बात हम करेंगे एनएसडीएल के साथ। अब ये एनएसडीएल क्या है? एक तरह की डिपॉजिटरी है जो कि जिसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। अब ये एग्जैक्टली है कहां पर? ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में एस्टैब्लिश है और इसको 1996 में एस्टैब्लिश किया गया था और ये भारत की 2 डिपॉजिटरी में से एक डिपॉजिटरी है। उसके बाद बात आती है सीडीएसएल की। सीडीएसएल की सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, सीडीएसएल, ये कहां पर लिस्टेड है? ये है बीएसई, मतलब कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप कोई स्टॉक लेते हो तो वो स्टॉक कहां पर डिपॉजिट होता है? वो होता है सीडीएसएल में। और ये कब बनी है? ये बनी है 1999 में। बस इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। डिपॉजिटरीज क्या होती है? डिपॉजिटरीज एकदम बैंक की तरीके होती है, जैसे बैंक फंड को मैनेज करता, डिपॉजिटरीज स्टॉक को मैनेज कर रही होती है। भारत में 2 तरह की डिपॉजिटरीज है, पहली एनडीएसएल, दूसरी सीडीएसएल। एनडीएसएल कहां के लिए काम करती है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए, और इसको कब बनाया गया था? 1996 में। जो सीडीएसएल है वो कहां के लिए काम करती है? बीएसई के लिए, और इसको कब बनाया गया था? 1999 में। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। दूसरा टॉपिक सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अब ये क्या है? न्यूज देख लेते हैं सबसे पहले। सेबी ने एक अप्रूव किया है सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी इन फ्रेमवर्क फॉर सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। पहली बात तो आप लोग ध्यान में रख लीजिए कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज कोई ऐसा स्टॉक एक्सचेंज नहीं जो अलग से बनाया गया हो। जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जहां पर ट्रेड होता है, जैसा कि एनएसई, बीएसई, इन्हीं एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज में एक सेगमेंट बना दिया गया है जो कि एसएसई बोला जाता है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी कंपनियां, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सोसाइटी के लिए काम कर रही हैं, वो लोग स्टॉक मार्केट का यूज करके, स्टॉक एक्सचेंज का यूज करके सोशल एक्टिविटी के लिए फंड को रेज कर सकती हैं। और इसके लिए कोई अलग से स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, जो एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज है उसी में ही वो अपने आप को रजिस्टर कराएं और वहां से पब्लिक से पैसे को अवेल कर सकती हैं। ये बेसिक सा स्टॉक एक्सचेंज का मसला है। अलग से कोई भी स्टॉक एक्सचेंज ऐसी नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इसमें मैटर ये आता है कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें आएंगी। अब इसमें 2 प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो तुम देख लो। सबसे पहले कौन सी होती है? एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही हैं, एनपीओ। उसके बाद दूसरी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है? दूसरी होती है फॉर प्रॉफिट इंटरप्राइजेस, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट के लिए काम तो कर रही है लेकिन उनका मेन पर्पस क्या है कि सोसाइटी के लिए वर्क करना। अब मेनली जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज होता है उसमें 2 तरह की मेनली ऑर्गेनाइजेशन वर्क करी, एक होती है एनपीओ और दूसरा होता है एफपीई। अब देखो इन दोनों का ही पर्पस क्या है कि सोसाइटी से संबंधित या सोशल इश्यू से संबंधित। अब सोशल इश्यू का मतलब हेल्थ, हंगर, मालन्यूट्रिशन, इन सब से संबंधित मुद्दों के ऊपर काम करना। अब जाहिर सी बात है इनको काम करने के लिए पैसा चाहिए, तो स्टॉक एक्सचेंजेस ने ये एक मैकेनिज्म निकाला कि हम लोग एक नया सेगमेंट स्टार्ट करते हैं, एसएसई, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको फंड लेने में आसानी हो जाएगी। ठीक, अब मैटर ये कि एनपीओ भी फंड अवेल कर रहा होगा, इसी तरीके से एफपीई भी अवेल कर रहा होगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, बस यहीं पे देख लो और चैप्टर क्लोज हो जाएगा। सबसे पहले जो एनपीओ होता है, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये किस तरीके से पैसे को अवेल कर सकते हैं? पहला, ये क्या काम कर सकते हैं और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्या काम कर सकते हैं कि 0 कूपन 0 प्रिंसिपल बॉन्ड को जारी कर सकते हैं। 0 कूपन 0 प्रिंसिपल बॉन्ड को ये जारी कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली ये म्यूचुअल फंड होते हैं ना, उनसे भी पैसे को अवेल कर सकते हैं। मतलब कि अगर एनपीओ को पैसे की जरूरत होगी तो 0 कूपन और 0 प्रिंसिपल वाले बॉन्ड को जारी कर सकता है। इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा कि स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर अपने आप को कराना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर कराना पड़ेगा। अब यहां पर जो चीज, एक चीज जानना बहुत जरूरी है, व्हाट इज 0 कूपन एंड 0 प्रिंसिपल बॉन्ड। देखो जनरली क्या होता है, जब बॉन्ड को जारी किया जाता है तो बॉन्ड के ऊपर क्या होता है, एक उसकी मेन वैल्यू होती है और उसकी मैच्योरिटी टाइम होती है और उसके ऊपर कूपन रेट दिया होता है कि भैया इसके ऊपर इंटरेस्ट कितने का मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने एक बॉन्ड जारी किया, किसी ने भी एक बॉन्ड जारी किया
अब बॉन्ड के ऊपर ये लिखा होता है इसका कूपन रेट कितना है। कूपन का मतलब कि इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट कितना इसके ऊपर मिलेगा। अब जो ये वाले बॉन्ड होते हैं ये सोशल इंटरप्राइज है, जैसे कि एनपीओ जारी करेगी। अब इसमें क्या होगा कि आपसे पैसे तो लिए जाएंगे और जब आपको पैसा वापस किया जाएगा ना तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, किसी भी प्रकार का आपको इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ना तो इसके ऊपर कोई कूपन होता है। कूपन का मतलब मैंने बताया इंटरेस्ट, तो कहीं पे भी कूपन लिखा हो तो उसका मतलब होता है उस पर इंटरेस्ट। तो इसके ऊपर ना तो कोई कूपन रेट लिखा होगा और ना ही आपके समझने के लिए इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा। जितने अमाउंट पे दिया गया था उतने अमाउंट पे ही वापस कर दिया जाएगा। इससे क्या होता है कि एक जो सोसाइटी होती है उसका मेन पर्पस सॉल्व हो जाता है, लेकिन किसी भी तरह का एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आता। अब इसमें एक दो इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ सकते हैं कि जो एनपीओ होते हैं वो किस तरीके से पैसा निकाल सकते हैं। इशुएंस ऑफ जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड से एंड डोनेशन म्यूचुअल फंड से, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इसमें देखो इट नीदर, ये ऐसा होता क्या, इट नीदर ऑफर इंटरेस्ट नॉर रिटर्न ऑन द प्रिंसिपल। ना तो ये इंटरेस्ट देंगे ऐसे बॉन्ड, ना तो किसी भी प्रकार का रिटर्न देंगे कि भैया आप इसमें इन्वेस्ट करो आगे जाके आपको रिटर्न मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो प्रिंसिपल वैल्यू थी वही आपकी वापस भी कर दी जाएगी। जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड होते। अब मैटर ये आता है कि ये जो होते एफपीई ये किस तरीके से फंड को लॉन्च करेंगे। जो अब एफपीई होते हैं इसको देख लो, फॉर प्रॉफिट इंटरप्राइजेस। जो एफपीई होते हैं उनके लिए क्या जरूरी होता है कि वो बिना रजिस्टर के, अगर ये बिना रजिस्ट्रेशन के, इनके साथ एक खास बात क्या होती है कि ये रजिस्ट्रेशन ना भी कराए कहां पर, सोशल स्टॉक एक्सचेंज में, तब भी ये फंड को रेज कर सकते हैं, फंड रेज कर सकते हैं। मतलब कि इक्विटी को शेयर करके। इट मीन्स कि अगर कोई भी फॉर प्रॉफिट इंटरप्राइजेस है वो चाहता है कि किसी सोशल पर्पस पर सोशल स्टॉक एक्सचेंज से पैसा निकाला जाए, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो अपने आप को सोशल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर कराए, वो बिना रजिस्टर कराए भी अपनी इक्विटी इन सब चीजों को जारी करके वहां से पैसा ले सकता है। ये इसमें आसानी होती है। इज दैट क्लियर? मोर देन सफिशिएंट। अब यहां पर लॉन्ग स्टोरी को मैं शॉर्ट कर दूं, वो ये है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज के संबंध में सेबी ने कुछ गाइडलाइंस को जारी किया है। अब हमारे लिए क्या जरूरी है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज कोई अलग से एक नया स्टॉक एक्सचेंज नहीं खोला गया है, बल्कि जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जैसे कि बीएसई और एनएसई, उसमें एक सेगमेंट बना दिया गया है। अब इसके जरिए से क्या होता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सोशली वर्क कर रही है, अगर वो चाहे तो वो यहां पर आए, अपने आप को रजिस्टर कराए और यहां पर लोगों से सोशल वर्क के लिए पैसा ले सकती है। अब इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन आएंगी वो दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है। पहली होती है एनपीओ और दूसरी होती है एफपीई। एनपीओ का मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एफपीई का मतलब फॉर प्रॉफिट इंटरप्राइजेस। एनपीओ जो होती है वो दो प्रकार से पैसे को अवेल कर सकती है, और भी तरीके हैं लेकिन अभी के लिए दो प्रकार आप जान रखो। सबसे पहले क्या होता है, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड को जारी करके या म्यूचुअल फंड से डायरेक्टली वो फंड को रेज कर सकती है। अब जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कूपन रेट नहीं है, मतलब किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, ना ही आपको इस पर किसी भी प्रकार का, ऐसा नहीं होगा कि आपने इसमें अगर पैसा लगाया है तो इस पर कुछ अमाउंट जब ये बढ़ जाएगी इसकी वैल्यू तो वो आपको अमाउंट दे जाएगा। जो प्रिंसिपल लगाया गया था वो आपका वापस हो जाएगा, किसी भी प्रकार का आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। और दूसरा, म्यूचुअल फंड से पैसा कमा सकती है। अब उसके बाद करते हैं एफपीई, इसमें से कैसा कमा सकती है, इसमें से कैसे पैसा अवेल करेगी। एफपीई के लिए यह जरूरी नहीं है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज में वो रजिस्टर करे, बिना रजिस्टर करे वो अपनी इक्विटी को मेंशन करके मार्केट से पैसा रिसीव कर सकती है फॉर सोशल वर्क। अब ये क्वेश्चन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा, वो कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, मतलब अपने आप को सोशल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर नहीं करवा सकती। यहां से क्वेश्चन बनेगा और वो कौन कौन सी उसको एक बार तुम देख लो। देखो यही ध्यान में रखना है, कोई भी पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इसमें अपने आप को एसएसई में एज आ सोशल एंटरप्राइज के रूप में नहीं करा सकती। दूसरी, कॉर्पोरेट फाउंडेशन, जैसे मान लो कि कोई एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट एंटिटी जैसे रिलायंस ग्रुप है, उसने अपनी कोई फाउंडेशन कर दी, तो वो क्या इसमें रजिस्टर करवा सकती है? तो एज सच नहीं करवा सकती है। तीसरा, कोई प्रोफेशनल एंड ट्रेड एसोसिएशन इसमें करवा सकते हैं? नहीं, मतलब कि कोई प्रोफेशनल लोग, बहुत बड़ा आदमी जानने वाला सीए भी है तो उसको सब पता होगा कैसे पैसा सा निकाला जाता है, इसमें करा सकते हैं? नहीं। इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग कंपनीज,
इसके ऊपर नहीं करा सकती। लेकिन अगर कोई ऐसी हाउसिंग कंपनी है जो अफोर्डेबल हाउस गरीबों को दे रही है तो वो इसके अंतर्गत रजिस्टर करा सकती है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को क्लोज करते हैं। अब उसके बाद बात आती है कि इसमें वो कौन कौन से, अब मैंने क्या बोला कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज में एंट्री कराने के लिए आपको सोशल इंटरप्राइज होना चाहिए। अब सोशल इंटरप्राइज को कैसे पहचानेंगे? उसको पहचानने के 3 तरीके होते हैं। कौन सा? रेवेन्यू के आधार पर, एक्सपेंडिचर के आधार पर, बेनिफिशियरीज के आधार पर। बस इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा, 67 और 3 का रेशियो है, मतलब कि 67% ध्यान रखना और यहां पे 3 साल। अगर अब इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि एक्सपेंडिचर का, जैसे मान लीजिए कि कोई एक इंटरप्राइजेस है कि जिसके पास मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपया आया, ठीक, और उसने पिछले 3 सालों में 67% उसका अमाउंट, 67% अमाउंट को यही सोशल वर्क में लगा दिया, तो ऐसी संस्था को हम लोग क्या समझेंगे? सोशल इंटरप्राइजेस मान लिया जाएगा और ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर की जा सकती है। ये एक्सपेंडिचर के ऊपर हो गया, इसी तरीके से रेवेन्यू के ऊपर भी हो जाएगा और इसी तरीके से बेनिफिशियरीज के ऊपर भी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बस मोर देन सफिशिएंट, इतनी इंफॉर्मेशन बहुत है, इससे आपका काम बन जाएगा। तब तक के लिए टिल देन किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर इंस्टीट्यूट का नंबर दिया गया है, आप उस पर जाके कांटेक्ट भी कर सकते हैं ताकि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग एंड स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं।